गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में प्लांट टिश्यू कल्चर में जीन ट्रांसफ़र चल रहा है और देखिए जीन ट्रांसफ़र में हम पढ़ चुके हैं वाहक द्वारा निर्देशित जीन ट्रांसफ़र और आज हम जानेंगे वाहक द्वारा निर्देशित तो हमने पढ़ लिया और आज हम जानेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। जो जीन ट्रांसफ़र की विधियां हैं उसमें दूसरा जो है वो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, ठीक है, वो था इनडायरेक्ट। तो देखिए इसमें डीएनए या जीन ट्रांसफ़र सीधे ही बिना किसी वाहक के ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो जीन या डीएनए का ट्रांसफ़र बिना किसी वाहक वेक्टर की सहायता से वाहक की सहायता से किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें वेक्टर की हेल्प नहीं ली जाती है। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में वेक्टर की हेल्प नहीं ली जाती है। तो देखिए डाइकोट में तो हमने देखा कि जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके द्वारा जीन ट्रांसफ़र हो सकता है, परंतु मोनोकोट में एग्रो इन्फेक्शन द्वारा जीन ट्रांसफ़र संभव नहीं है, ठीक है। तो मोनोकोट में एग्रो इन्फेक्शन यानी एग्रोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन के द्वारा जीन ट्रांसफ़र संभव नहीं है। तो अब इससे तो जीन ट्रांसफ़र संभव नहीं है, तो फिर क्या विधियां हैं? अतः मोनोकोट में जीन ट्रांसफ़र की अन्य विधियां हैं, ठीक है, और उन अन्य विधियों के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आता है केमिकल मेथड। जो नंबर 1 है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो रासायनिक विधियां हैं इसमें क्या किया जाता है कि कुछ रसायन जैसे PEG है, कुछ रसायनों में पहला नाम आता है PEG, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली एथिलीन ग्लाइकोल, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल, क्लियर। पहला तो ये आ गया। दूसरा है इसमें PVG। दूसरा क्या है? PVG। इसे कहते हैं पॉली विनाइलिन। क्या कहेंगे इसको? पॉली विनाइलिन ग्लाइकोल। दोनों हो गए। इसके अलावा देखिए कैल्शियम फॉस्फेट इसमें काम में लिया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो रसायन तो हमारे पास तीनों हो गए हैं, लेकिन इसमें काम क्या होता है? इन रासायनिक पदार्थों द्वारा क्या किया जाएगा कि प्लांट जीव द्रव्य में जीन या डीएनए का ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त रसायनों के द्वारा प्लांट प्रोटोप्लास्ट में जीन ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। इनमें क्या किया जाएगा? जीन ट्रांसफ़र करवाया जाएगा इनकी सहायता से। अब इनमें भी PEG का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अब प्रक्रिया है क्या, इसमें करते कैसे हैं वो और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जीवद्रव्य में प्लाज्मिड डीएनए और कुछ वक्त बाद इसमें 15 से 20% PEG मिलाया जाता है। यानी कि पहले हमारे पास क्या है? प्लांट प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा? जो इसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डीएनए, फिर इसमें मिलाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। और फिर 15 से 20% PEG मिलाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास
एक प्रोटोप्लास्ट है जिसके अंदर PEG है 15 से 20%। अब ये PEG करता क्या है? PEG क्या करेगा कि जो वांछित DNA है, वांछित जीन है, जिसको हमें परपोषी कोशिका में या प्रोटोप्लास्ट में ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लांट प्रोटोप्लास्ट क्या है, वो हमारे पास एक तरह से होस्ट है, ठीक है, इसी के अंदर हमें वांछित DNA प्रविष्ट करवाना है। तो प्रोटोप्लास्ट के साथ हम पहले मिलाते हैं इसमें प्लाज्मिड DNA और 15 से 20% पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल है वो क्या करेगा, वो एक तरह से प्रेरण का काम करेगा। किसके लिए? उस वांछित DNA के लिए प्रेरण का काम करता है, एक तरह का इंड्यूसिंग फैक्टर है ये। तो ये क्या करेगा, उसको अंतः ग्रहण करने के लिए, उसके लिए प्रेरणा का काम करता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि PEG वांछित DNA या जीन के प्रोटोप्लास्ट में अंतः ग्रहण के लिए किसका काम करेगा? प्रेरण का काम करता है, ठीक है, ये प्रेरण का काम करता है, ना कि ये इसके साथ जुड़ता है। तो जब ये प्रेरण का काम करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसके द्वारा निर्देशित है? जो जीन है, ट्रांसफर होने वाला जीन किसके द्वारा निर्देशित है? वो है PEG के द्वारा निर्देशित, ठीक है। और अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि PEG के उपयोग से, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को कोई हानि नहीं पहुंचती है, ठीक है, इसको कोई हानि नहीं होती है, प्रोटोप्लास्ट को हानि भी नहीं होती है और PEG का प्रयोग भी संभव है। इन रूपांतरित जीवद्रव्यों को, ये अब रूपांतरित हो चुके हैं क्योंकि ये क्या है? रूपांतरित जीवद्रव्य हैं, ठीक है। इसके अंदर रूपांतरित जीवद्रव्य में क्या क्या है? PEG है, प्लाज्मिड DNA है और खुद जीवद्रव्य है। तो इनको चयनित माध्यम पर संवर्धित करवाया जाता है, ठीक है। तो इनको क्या किया जाएगा आगे? संवर्धित माध्यम पर संवर्धित करवाते हैं, ठीक है। इन जीवद्रव्यों को संवर्धित माध्यम पर संवर्धित करवाते हैं और इस संवर्धित माध्यम में क्या होता है? इनमें वो जीन होते हैं जो कि ट्रांसफर करवाने होते हैं इस जीवद्रव्य में। क्लियर? तो फिर देखिए, इसको जब रूपांतरित जीवद्रव्य को इस संवर्धित माध्यम पर संवर्धित करवाया जाएगा तो उस संवर्धन माध्यम में मौजूद ट्रांसफर होने वाले या ट्रांसफर हुए जाने वाले जीन इस प्रोटोप्लास्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनको मार्कर जीन की सहायता से, यानी अब आगे इसको जब संवर्धन हो जाएगा तो संवर्धित प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, और प्लस इसमें वो जीन है जो कि हमने क्या किए हैं, इसमें ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो संवर्धित प्रोटोप्लास्ट प्लस जो वांछित जीन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इस ट्रांसजेनिक प्रोटोप्लास्ट की मार्कर जीन की सहायता से पहचान की जाती है, ठीक है। मार्कर जीन की सहायता से इसको क्या किया जाएगा? पहचाना जाता है, ठीक है। मार्कर जीन का प्रयोग हम रूपांतरित जो प्रोटोप्लास्ट है या रूपांतरित कोई भी होस्ट कोशिका है उसकी पहचान करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये तो बात हुई प्लांट जीवद्रव्य की। अब अगर हम बात करें एनिमल में, प्लांट और एनिमल दोनों के द्वारा, तो देखिए कुछ और भी हैं, जैसे लिपोसोम्स हैं, ठीक है, लिपोसोम्स। इसके अलावा इसमें आता है एक डाई एथिल एमिनो एथिल, DEAE, ठीक है, डाई एथिल एमिनो एथिल। इसके अलावा डेक्स्ट्रोन प्रोटीन, एक और क्या है? डेक्स्ट्रोन प्रोटीन। इनकी सहायता से भी एनिमल और प्लांट में जीन ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है।
ये तो बात हुई इसकी केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड में हमें क्या करना होता है, आसान सा प्रोसेस है कि हमारे पास एक होस्ट है, ठीक है, जीवद्रव्य, उसमें हमें एक वांछित डीएनए या एक जीन को ट्रांसफर करवाना है। क्लियर। अब उस जीवद्रव्य में पहले क्या किया जाएगा, प्लाज्मिड का समावेश किया जाता है, उसके साथ साथ उसमें PEG मिलाया जाता है जिसे हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, जो कि उस आने वाले डीएनए, उस जीवद्रव्य में जो बाहर से जो डीएनए या जीन प्रविष्ट करने वाला है उसके लिए प्रेरण का काम करता है। कौन? PEG। इसीलिए इसको PEG निर्देशित भी बोल सकते हैं। केमिकल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि PEG के साथ अन्य केमिकल भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं, साथ नहीं तो इसके अलावा भी, ठीक है, जैसे पॉलीविनाइलिन ग्लाइकोल है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से कैल्शियम फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसकी जगह? PEG की तरह, जो PEG है उसकी जगह, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रोटोप्लास्ट में एक प्लाज्मिड और उसके साथ साथ PEG हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है रूपांतरित जीवद्रव्य, ठीक है। अब उस रूपांतरित जीवद्रव्य को उस संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाते हैं जिसके अंदर ट्रांसफर होने वाले जीन भी मौजूद हैं या वांछित जीन भी मौजूद हैं। तो वो जीवद्रव्य फिर वहां पर उस संवर्धन माध्यम में संवर्धित होगा तो वो हो जाएगा ट्रांसजेनिक जीवद्रव्य, इस तरह से। और फिर इस ट्रांसजेनिक जीवद्रव्य की मार्कर जीन की सहायता से हम पहचान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में पहली विधि जो है वो है केमिकल मेथड। अब अगली विधि की बात करते हैं जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कौन कौन से हैं? तो देखिए फिजिकल मेथड, इसमें पहला आता है जीन गन। जीन गन, ठीक है। जीन गन क्या है? शॉटगन हम काम में ले सकते हैं, पार्टिकल हम काम में ले सकते हैं, इनको ही हम कहते हैं जीन गन, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इनको आदि नामों से जाना जाता है। तो जीन गन को किन किन नामों से जाना जाता है? जीन गन को शॉटगन, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसको हम पार्टिकल गन भी कहते हैं, कणिका बंदूक, पार्टिकल गन, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इन नामों से इसको जाना जाता है, के नामों से जाना जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि इस विधि में होता क्या है? इस विधि में क्या किया जाएगा कि जो भित्ति युक्त पादप कोशिकाएं हैं उनमें जीन ट्रांसफर संभव है। तो इस विधि द्वारा भित्ति युक्त प्लांट सेल्स में जीन ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। किन में करवाते हैं? जो भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं उनके अंदर जीन ट्रांसफर करवाते हैं। इस तकनीक का प्रयोग किसने किया था? तो 1987 में क्लीन व साथियों ने इस तकनीक का प्रयोग किया था। क्लियर? तो जीन गन का जो आविष्कार है, सर्वप्रथम जीन गन के द्वारा जीन ट्रांसफर करवाने में किसने सफलता हासिल की थी? क्लीन और उसके साथियों ने। इन्होंने क्या किया? किसके लिए किया? कि प्याज की कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए वायरस हेतु इसका उपयोग किया था। किसकी कोशिकाओं में? एलियम शीपा में, ठीक है। एलियम शीपा क्या होता है? प्याज, ठीक है। तो प्याज की कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए वायरस हेतु किया था, ठीक है।
ये तो बात हो गई इसमें। अब इसमें करता क्या है, काम क्या है इसका, तो इस विधि में क्या किया जाता है कि जो वांछित डीएनए है उससे विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कणों को, जिनको हम सूक्ष्म कणिकाएं कहते हैं, उसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग के साथ लक्ष्य कोशिकाओं में दाग दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये जैसे क्या है, लक्ष्य उत्तक है। क्या है ये लक्ष्य उत्तक है। ठीक है, क्लियर। अब इस लक्ष्य उत्तक में जो सोने के कण हैं जो कि डीएनए द्वारा आवृत है, डीएनए द्वारा आवृत, तो जीन गन की जो नाल है वो हम इस प्रकार से बना लेते हैं। ये जीन गन की नाल है, जीन गन की नाल। ठीक है, ये नाल है और इस नाल में डीएनए द्वारा आवृत डिस्क को रोकने के लिए क्या होती है, इसमें एक स्क्रीन लगी होती है। क्या लगी होती है, स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रीन है, ये इस प्रकार की एक स्क्रीन होती है यहाँ पर, इस तरह से ये रही। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है वो पार्टिकल जो कि डीएनए द्वारा आवृत हैं। ठीक है, तो ये हैं वो पार्टिकल, इनको हम कहेंगे डीएनए द्वारा आवृत सोने के कण। क्लियर। दोबारा से देखते हैं, इस डायग्राम की ओर चलेंगे हम। आपको मैं बता दूं, फिजिकल मेथड में जीन गन का हम पढ़ रहे हैं। जीन गन को शॉटगन, पार्टिकल गन और माइक्रो प्रोजेक्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल है, जीन गन की जो नाल हमने शो की है। इस विधि द्वारा जो भित्ति युक्त प्लांट कोशिकाएं हैं उनके अंदर जीन ट्रांसफर करवाते हैं। क्लीन व उसके साथियों ने प्याज की कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए वायरस हेतु इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वांछित डीएनए से स्वर्ण व टंगस्टन के 1 से 3 किलोमीटर जो माइक्रोमीटर है उसके व्यास के कणों को लेते हैं। तो सोने के कितने हैं, 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कण, ठीक है, को किससे आवृत करते हैं, वांछित डीएनए से आवृत करते हैं। क्लियर। सोने के 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कण को हम क्या करेंगे, वांछित डीएनए से आवृत करेंगे। यानी कि जिस डीएनए को इस होस्ट कोशिका में, होस्ट सेल में जो लक्षित ऊतक है, होस्ट, इसके अंदर प्रवेश करवाना है, तो इस तरह से उस डीएनए को हम क्या कर देते हैं, उन सोने के पार्टिकल पर आवृत कर देते हैं। इनको हम माइक्रो पार्टिकल या सूक्ष्म कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन्हें माइक्रो पार्टिकल या सूक्ष्म कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, सूक्ष्म कणिकाएं हैं। तो हमारे पास सूक्ष्म कणिकाएं हैं जो कि 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कण की है और उन पर लेप चढ़ा हुआ है किसका, डीएनए का। अब इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से, ठीक है, अब इन माइक्रो पार्टिकल को माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग के साथ लक्ष्य ऊतक या कोशिका में भेद दिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट कर दिया जाता है इनको। जैसे बंदूक से गोली चलाई जाती है ना किसी पर, उसी तरह से इस माइक्रो पार्टिकल को, इन माइक्रो जो पार्टिकल को हम बता सकते हैं बंदूक की गोली। ठीक है, और माइक्रो प्रोजेक्टाइल क्या है, हमारे पास बंदूक है। ठीक है, और ये क्या है, लक्ष्य ऊतक है। तो हम क्या करेंगे, इन माइक्रो पार्टिकल को माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग के साथ लक्ष्य ऊतक को
या कोशिका को भेद दिया जाता है, दाग दिया जाता है या भेद दिया जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो दाग दिया जाता है। अब देखिए, ये वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन, टंगस्टन भी ले सकते हैं हम सोने की जगह, तो ये स्वर्ण या टंगस्टन के कण कोशिका भित्ति को भेदकर, यहां से इस कोशिका भित्ति को भेदकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, जिससे ये माइक्रो पार्टिकल सेल वॉल को भेदकर सेल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लक्षित ऊतक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये सोने और टंगस्टन के जो कण हैं जो कि डीएनए से आवृत हैं, वो इस लक्ष्य ऊतक में आ जाते हैं और वहाँ पर वांछित डीएनए पादप कोशिका के डीएनए से समाकलित होकर ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो अब समाकलन हो जाएगा, किस किस का हो जाएगा समाकलन? जो कोशिका डीएनए है उसके साथ जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, जो कि बाहर से आया है डीएनए, तो ये समाकलन डीएनए बन जाएगा, ठीक है, समाकलन डीएनए बन जाएगा। क्लियर? तो समाकलित डीएनए बनने के बाद इसको ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक डीएनए कहते हैं। तो इस तरह से फिजिकल मेथड में हमने देखा कि जीन गन की सहायता से क्या किया जाता है, सोने या टंगस्टन के पार्टिकल को जो कि डीएनए से आवृत हैं, उनको एक माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से लक्षित ऊतक में दाग दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि उच्च वेग होगा, उच्च वेग की सहायता से क्या होगा कि जो कोशिका भित्ति है वो ब्रेक हो जाएगी और ये माइक्रो पार्टिकल कोशिका भित्ति को भेदते हुए कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब चूंकि उन पार्टिकल के साथ डीएनए है, तो वो डीएनए वहां कोशिका के डीएनए के साथ मिलकर के ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग कौन कौन से पौधों के लिए किया जा सकता है? तो देखिए, सोयाबीन के लिए किया जा सकता है, ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं सोयाबीन को, ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा गेहूं के लिए इसका प्रयोग हो सकता है, ट्रिटिकम स्पीसीज के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। इसी के अलावा ये जो जियामेज है, जियामेज को हम कहते हैं मक्का, ठीक है, इसके लिए हो सकता है। ओराइजा स्टाइवा होता है चावल। तो जो धान के या हम ये कह सकते हैं अनाज वाले जो पादप हैं, उनमें इस तरह से जीन ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी तरह से तंबाकू में भी हो सकता है, निकोटियाना टेबेकम तंबाकू का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। तो इस तरह से इन पादपों में जीन ट्रांसफर के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तीसरी विधि। तो देखिए, अगला आता है माइक्रो इंजेक्शन द्वारा। नंबर तीसरा क्या है इसमें? माइक्रो इंजेक्शन द्वारा, ठीक है। क्लियर? इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, वांछित डीएनए को सीधे ही पादप जीवद्रव्य में या कोशिका में प्रविष्ट करवाया जाता है। तो इसके लिए हम काम में लेते हैं 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर व्यास वाली क्या काम लेते हैं? व्यास की कांच की सुई या माइक्रोपिपेट, ठीक है, कांच की सुई या माइक्रो पिपेट, ठीक है, इसका काम लेते हैं। क्लियर? और इसमें क्या होगा कि इनकी सहायता से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो वांछित डीएनए है उसको सीधे ही जीवद्रव्य या कोशिका में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से
वांछित डीएनए को सीधे ही प्लांट सेल या प्रोटोप्लास्ट में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। इसकी विधि इस प्रकार से है, देखिए ये जो है इसको तो हम कहेंगे, ये जो भाग है ये वाला, ये पिपेट है, इसको स्थिर करने के लिए कोशिका को, ठीक है, इस प्रकार से ये कोशिका है और ये कोशिका में क्या है, इसका न्यूक्लियस है और ये है वो सुई। इस सुई की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करवा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, क्लियर। या फिर सीधा ही क्या करते हैं, हम इस सुई की सहायता से सीधा ही इसको इंजेक्ट करवा देते हैं, किसमें, इस न्यूक्लियस में। तो इसके साथ इसमें क्या होता है, इसमें वांछित डीएनए होता है जो कि इस न्यूक्लियस में प्रवेश कर देता है, किया जाता है। इस प्रकार की विधि को कब काम में लिया जाता है, इस प्रकार की विधि को जो प्रोटोप्लास्ट अलग हो चुका है या अलग किया जा चुका है कोशिका से, भित्ति रहित प्रोटोप्लास्ट, उसमें इस प्रकार की विधि को काम में लिया जा सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार की जो विधि है पृथकित प्रोटोप्लास्ट के लिए उत्तम रहती है, सीधी सी बात यही है। तो 3 विधियां हमने पढ़ ली है, कुछ और विधियां भी हैं इसमें, जिसमें आता है इलेक्ट्रोपोरेशन और दूसरी आती है लिपोसोम मध्यस्थता द्वारा जीन ट्रांसफर। इन दोनों विधियों के बारे में और रूपांतरित कोशिका के चयन के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।